जी, आज केवल उन्हीं मान्य सदस्यों को शून्य प्रहर में अनुमति होगी जिनके नाम लिस्टेड हैं। उसके पश्चात बिल भी एक होना है, तो शून्य प्रहर प्रारंभ करते हैं। श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ। Sir, my zero hour is regarding to national highways. Sir, the dedication and sincerity of National Highway Ministry and Department is appreciable. The Krishna Godavari Delta region is producing the highest quantity of rice in the country, and known as Rice Bowl state of India, and needs proper roads. Sir, Kakinada region is a port and smart city. Rajahmundry is a familiar business city, and Amalapuram region is producing highest agriculture and coconut products. Due to huge rush and transport of agriculture produces across the country, there is every need for conversion of the following state roads into national highways. Sir, state highway from Kakinada to Rajahmundry to connect district headquarters at Vamagiri NH 216, connecting 216 NH to NH 16 between Kakinada to Jonnada, and connecting National Highway 216 between Kakinada and Amalapuram, starting from Kakinada and terminating at Amalapuram on 216, so has to connect a pilgrimage of Daksharam and Ainavelli. Sir, connecting 216 is Chollangi at with NH 516F, sir, connecting Anchorage Port, sir. Further construction of approach roads for Gaurai Koneru at Tuni Mandal, and arrangement vehicular underpass flyover the lifting the system of the 13 junctions of lighting system, sir. Sir, junction improvement at Gaya Kshetra, Padagaya Kshetra at Pitapuram, providing ropeway at Annavaram Kshetra, sir. And lastly, trauma care center, required trauma care center at Jaggampeta Junction, connecting National Highway 216 and 16, sir. Thank you so much, sir. श्री धर्मवीर सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। देश में दिन प्रतिदिन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां बढ़ रही हैं, और उसका मुख्य कारण है क्योंकि रासायनिक खाद, केमिकल, फर्टिलाइजर, इनका ज़्यादा उपयोग करता है किसान, और इसीलिए केवल कैंसर नहीं, बहुत सी और भी बीमारियां हैं, और जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015-16 में जैविक खाद के कारण जो हम फसल बोते हैं, सब्जियां बोते हैं, फ्रूट लगाते हैं, उसका ज़्यादा उपयोग करके हम ज़मीन को ताकत कैसे दे सकते हैं, ये पहली बार प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को एक अलग से कृषि मंत्रालय के माध्यम से इंसेंटिव देने के लिए एक योजना बनाई। परंतु वो योजना क्योंकि प्रदेश सरकार के माध्यम से उसकी यूनिट या तो विलेज यूनिट या क्लस्टर के तौर पर या ब्लॉक लेवल पर तैयार की गई, जिसका फायदा इन अधिकारियों की वजह से, प्रदेश सरकार की वजह से उस किसान को नहीं मिल पाता, क्योंकि कागज कार्रवाई बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरी आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से प्रार्थना है कि वो सीधा डायरेक्ट लगभग 12,000 रुपया प्रति एकड़ जैविक खाद का उपयोग जो किसान करेगा, उसको इस मशीनरी से अलग हटाकर सीधा अगर किसान को दोगे तो किसान अपनी जमीन में सभापति जी, मेरा जो पार्लियामेंट क्षेत्र है भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल, ये राजस्थान सीमा से लगता है। किसान बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरा, गेहूं, ज्वार जो पैदा होता है। सब्जियों में भी हरी मिर्च, टमाटर, गाजर, मूली, टिंडा सब कुछ होता है। परंतु मेरी आपके माध्यम से मंत्रालय से प्रार्थना है कि मेरी भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी तीनों जिलों का जो एक पार्लियामेंट क्षेत्र है, इसमें इस क्लस्टर के तौर पर शामिल किया जाए जी जी सीधा, ताकि किसान इस बात का फायदा लेकर श्री जनार्दन मिश्र जी जैविक खेती पैदा करके इस बीमारी से बचा सके। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। भारत सरकार ने जिन 19 नए हवाई अड्डों के निर्माण की स्वीकृति दी है, उनमें मध्य प्रदेश में रीवा को भी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व नागरिक उड्डयन विमानन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
इसमें राज्य सरकार भी अपना पूरा सहयोग कर रही है। महोदय, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा के उद्देश्य से उड़ान ये योजना लागू की है और उससे रीवा भी जुड़ना चाहता है। उसके लिए वर्तमान में इंडिगो की फ्लाइट भोपाल से प्रयागराज और वापसी प्रयागराज से भोपाल चल रही है, जो ATR 72 एयरक्राफ्ट के हिसाब से इतने यात्री इस रूट पे नहीं हो पाते हैं। यदि इसी फ्लाइट को भोपाल से रीवा और रीवा से प्रयागराज कर दिया जाए तो ये ATR 72 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से यात्री भी प्राप्त हो जाएंगे, जिससे ये यात्री और एयरलाइंस दोनों के लिए लाभदायक होगा। अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके भोपाल से रीवा और रीवा से प्रयागराज के लिए हवाई यात्रा शुरू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद जी। कुंवर दानिशरी जी, श्री ए गणेश मूर्ति जी, श्री गुहाराम अजगल्ले जी, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा विषय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हर्षौद में जन आकांक्षाओं के अनुरूप नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने की औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी है। जब मैं 14वीं लोकसभा का सदस्य रहा, उस समय जन भावना के अनुरूप मैंने भारत सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से हसौद में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मांग किया था। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के जनता के तरफ से मैं भारत सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से सविनय आग्रह करता हूं कि नवीन केंद्रीय विद्यालय 2 सेक्शन में अति शीघ्र प्रारंभ करने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Honorable Chairperson, sir, the National Overseas Scholarship Scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment provides funding for students from scheduled caste, scheduled tribes, and landless agricultural laborer families to pursue postgraduate education in top-ranked foreign universities. It is disheartening to note that the scheme provides for only 125 students per year, whereas total number of students going abroad every year is 5.5 million. Further, sir, if you see the record, only 39 in 2021, 76 in 2020, 46 in 2019 and 50 in 2018 were actually awarded the scholarship. The minister is answerable for such number. Is the government trying to imply that meritorious students didn't even apply for the scholarship? Why were not 125 students every year were given the opportunity? Moreover, sir, the government without any consultation and just 2 months before the deadline has stated that it will no longer fund for the students who want to study culture and heritage of India from abroad. Sir, government is again creating a divide and intending to keep the marginalized at their current position. So the government must immediately look into the matter and let the House know the reason behind such steps and statistics. Thank you, sir. Shri Mahesh Sahu ji. Honorable Chairman, sir, at the outset, I do welcome and congratulate you that as you have given scope me to speak. Today is the birthday of Odisha, that is state of Odisha. On this occasion, I do welcome and congratulate all of you, the members present here. Sir. Sir, you know better that India is a welfare state and many welfare activities are carried out by numbers of non-government organizations. In the corona time, they have done since last 2 years and the dues are pending. They are working for the downtrodden people also. There are so many NGOs are working in the state of Odisha. The NGOs work in the field of prevention of
alcoholism and substance drug among the youths and address of the welfare and women's child skill development and many other areas. The NGOs are supported by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Now I urge upon the government, whatever that they have done in the last 2 years, so many dues are pending, that should be cleared up. In the last but not in the least, sir, I would like to draw your kind attention. Because of her sweetheart, you are allowing all the members to participate, to present so many facts in the government, to draw the attention of the government very seriously. But in return, whatever what we are placing before the parliament, you should interfere on the matter. We should get the justice what we are placing in the floor of the parliament. Thank you, Honorable Speaker. Bande Utkal Janani. श्री अर्जुन लाल मीणा जी, श्री अशोक महादेव रामनेते जी। धन्यवाद सभापति महोदय, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना देश में 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ है। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको स्वास्थ्य योजना मुहैया करना। अध्यक्ष महोदय, गौरव से मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का धन दिया जाता है। रुग्ण को 5 लाख रुपए का धन दिया जाता है और यही नहीं तो 10 करोड़ जो बीपीएल धारक है और 10 करोड़ बीपीएल धारक यानी कि 5 लाख करोड़ लोगों को आज तक इसका लाभ दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से, हृदय से उनको बधाई दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा और उनका आभार भी मानूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इस देश में लाई है। अध्यक्ष महोदय, इस बहाने मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर, जो कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल घना नक्सल प्रभावित अविकसित आकांक्षित क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय। इस क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय 2011 में जब जनगणना की, तब जो उस जनगणना में बहुत सारे लोग जो बीपीएल धारक थे वो छूट गए और बीपीएल धारक छूट जाने से अभी भी कुछ लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, अनुरोध है कि वापिस सर्वे करके, जनगणना करके, अगर जो छूटे हुए बीपीएल धारक जो छूटे उनका नाम ही दिया है तो उनको लाभ दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन सर उत्कल दिवस अवसर आज सब ओडियावासी मान को बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन। I would like to extend my greetings to everyone on the occasion of Utkal Divas, which is also the Foundation Day. Sir, I'd like to raise a very important issue about Lakshmipur railway station. It's a very important station given that Bandhuga, Narayanpatna, Dasmanpur block and Lakshmipur block, the people, they depend on this railway station to commute to various places. Since COVID lockdown and lockdown, the trains like Hirakhand Express, Koraput Rourkela Express, Samaleswari Express, the trains are not halting at this particular station, sir. I have been raising this issue multiple times, but the government is not giving any clear answer as to when the train will be stopped in this particular station. Sir, through you, I would like to request the Honorable Railway Minister, Sri Ashwini Vaishnav ji, to immediately ensure that the trains are stopped, the express trains are stopped in this particular railway station. This is a very, very important railway station. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। सर, मेरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है सीहोर शहर, जो बहुत प्राचीन नगरी है और जिसको हम छोटे काशी भी कहते हैं। सर, ये सीहोर शहर के बीचों बीच से एक भावनगर राजकोट नेशनल हाईवे वो पास होता है। शहर के बीच में से पास होने की वजह से नागरिक के साथ साथ वाणिज्यिक वाहनों का भी बहुत सारा आवागमन वहाँ रहता है और लंबे ट्रैफिक जाम सीहोर के नगरवासियों को सहना पड़ता है।
और सर नजदीक में ही एक रेलवे क्रॉसिंग भी है, प्रतिदिन बहुत सारी ट्रेन भी वहां चला करती है। तो तब विकट परिस्थिति तब आती है सर कि जब किसी को हॉस्पिटल जाना है, या तो स्कूल के बच्चों को, या तो कॉलेज के स्टूडेंट को, या तो नौकरी करने वाले को जब टाइम पे पहुंचना होता है तो लंबे ट्रैफिक जाम में वो लोग फंसे रहते हैं। और लंबा ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत होता रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से अनुरोध करती हूँ कि एक बाईपास शहर के बाहर से, सीहोर शहर के बाहर से वो सूचित भी है, प्रपोज्ड है, तो वो बाईपास जल्द से जल्द बनाया जाए, जिसकी वजह से सीहोर वासियों का ये लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। थैंक यू सर। பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு அவைத்தலைவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதியில் தமிழ்நாடு மலரான செங்காந்தல் மலர் குளோரிசியா சூப்பர்பா விவசாயிகள் அதிகமாக பயிரிடுகிறார்கள். அந்த விளைபொருளுக்கு உரிய விலை கிடைப்பதில்லை. அதனால் அதை ஒன்றிய அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட விவசாய விளைபொருட்களாக அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது குளோரிசியா சூப்பர்பா என்ற குளோரி லில்லியில் 24 வகையான ஆல்கலாய்டுகள், நைட்ரஜன் கரிம சேர்மங்கள் மற்றும் ஆல்கலாய்டுகள் அல்லாத மருத்துவ கலவைகள் உள்ளன. மிஸ்டர் சாமி, இவை அலோபதி மருத்துவத்தில் you change the subject. You change the subject. I agree. So you should have informed. Farmer. Okay. Please. No problem. आपको बताना चाहिए நாட்டுப்புற மருத்துவ கலைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மத்திய மாநில கொள்முதல் நிறுவனம் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் மானிய வழங்குமுறை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் TGBD கூடுதலாக ஒரு MSC குறைந்த 6வது விலை அவர்களின் கொள்முதல் செலவை பாதுகாக்க அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இவ்வாறு கவனம் செலுத்தி விவசாய நலனை பாதுகாக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது இல்லாமல் பிரதம மந்திரி பசல் பீமா யோசனை திட்டத்தின் கீழ் 2019-20 ஆண்டில் பயிர் காப்பீட்டு தொகையான சிறப்பு மற்றும் ராபி பருவத்திற்கு மக்காச்சோளம் மற்றும் பயிரிடு விவசாயிகளுக்கு 4850 விவசாயிகளுக்கு அந்த காப்பீட்டு தொகை கிடைக்கவில்லை. அது கிடைக்குமாறும், அது இல்லாமல் 2020-21 ஆண்டுக்கான விவசாய பொருட்களின் விலைக்கான காப்பீட்டு தொகை வந்து சேரவில்லை. அதை உடனடியாக விடுவித்து விவசாயிகளுக்கு பயன்பெறுவதில் அனுமதிக்குமாறு விவசாய அமைச்சர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री कृष्णपाल सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे शून्यकाल में अपने लोकसभा क्षेत्र गुना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इस संसद के समक्ष रखने का मौका दिया। मान्यवर, गुना से बीना और गुना से भोपाल ये 2 पैसेंजर ट्रेन मेरे क्षेत्र में काफी समय से संचालित थी और ये मेरे क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती थी। मानिए, इन ट्रेनों से के बंद होने के कारण निकट गांव से स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी, छोटे बड़े व्यापारी, किसान, मजदूर व कर्मचारियों को यात्रा करने में काफी असुविधा हो रही है। मानिए, इन ट्रेनों से काफी लोग काफी मात्रा में यात्रा करते थे, लेकिन कोरोना केसेस की भारी गिरावट के बाद और सामान्य माहौल होने के बाद भी आज तक इन ट्रेनों का दोबारा से संचालन शुरू नहीं हुआ है। मेरी जब भी भोपाल में या फिर दिल्ली में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई तो मुझे आश्वासन दिया गया और बताया गया कि आपके क्षेत्र में नई मेमो ट्रेन्स की शुरुआत की जाएगी। मानिए, ना तो आज तक नई मेमो ट्रेन्स की शुरुआत हुई, ना इन पैसेंजर ट्रेन गुना से बीना और गुना से भोपाल, जो कि उस क्षेत्र की लाइफलाइन है, उन ट्रेनों का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इन ट्रेनों को पुनः पूर्ण रूप से तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए ताकि लोगों को यात्रा में असुविधा ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है जहां पर पशुपालकों को चारे के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान के किसान पशुओं के मुख्य रूप से गेहूं का भूसा, जिसको स्थानीय भाषा में हम तूड़ी कहते हैं, खिलाते हैं पशुओं को। लेकिन इस समय इस तूड़ी की कीमतों में बड़ा जबरदस्त इजाफा हो रखा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के मुकाबले में जहां 300 रुपये क्विंटल की रेट थी, वो रेट बढ़कर अब 900 से क्विंटल रुपए पहुंच गई है और कुछ क्षेत्रों में 1300 रुपये क्विंटल की रेट पहुंच गई है। ऐसे के अंदर पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी समस्या का एक चिंता बनी हुई है। मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जो गौशालाएं जो हमारे हर गांव में खुली हुई हैं, उनकी अनुदान की राशि बढ़ाई जा सके और साथ ही साथ में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से मेरा निवेदन ये रहेगा कि एक गाइडेंस इशू किया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट टोल टैक्सेस के साथ साथ में RTO के टैक्सेस में भी रियायत दे। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट समय और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई तूड़ी की रेट को देखते हुए दूध की कीमतों में बढ़ावा नहीं हो पा रहा है।
दूध की कीमतों को भी बढ़ावा के लिए सरकार को कुछ न कुछ योगदान हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए, ताकि इस महंगाई के टाइम पे जहां भाव ये पहुंचा हुआ है किसानों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है सरकार इसमें जल्द से जल्द कोई न कोई फैसला ले। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भारत सरकार के ध्यान को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, 1959 से पहले भारत के हिमालयन क्षेत्र में जहां पे जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वहां से हजारों संख्या के स्टूडेंट जो है मोनास्टिक एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए तिब्बत जाया करते थे। 1959 के बाद आफ्टर चाइनीज ऑक्यूपेशन तिब्बत जाना बंद हुआ, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मोनास्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से साक्यापा, गिलुकपा, काग्युपा, निंगमा का सभी इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगा 1970s 80s में। आज भारत में बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो कर्नाटक के मैसूर में हो या मोनकोट में हो या देहरादून में हो या सिक्किम में हो या दार्जिलिंग में हो, बहुत सारे मोनास्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है हजारों स्टूडेंट्स को जो फ्री ऑफ कॉस्ट बुद्धिस्ट मोनास्टिक एजुकेशन जो दे रहा है। और ये सारे करिकुलम जो है बिहार के नालंदा परंपरा के बेस्ड है, जहां पे इंडियन स्कॉलर आचार्य शांतारक्षिता हो, शांति देवा हो, धर्मकीर्ति हो, वसुबंधु हो, चंद्रकीर्ति हो, इन विद्वानों के विद्या को, नॉलेज को जो है उसमें दिया जा रहा है। मेरे आपसे अनुरोध है, आज 2008 के बाद चाइनीज रूल स्टिक होने के कारण से तिब्बत से स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है, लेकिन नेपाल से, भूटान से, मंगोलिया से और इंडिया के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, सिक्किम से हो, दार्जिलिंग से हो, ये सारा स्टूडेंट जो है उन मोनास्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा प्राप्त कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है, ऐसे शिक्षा एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज लेवल के हो, यूनिवर्सिटी लेवल के हो, इनको रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो यहाँ से वितरण जो डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा हासिल कर रहा है, उनको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इस मोनास्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भारत सरकार की ओर से ग्रांट एड्स देने की आवश्यकता है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता है। ये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला शून्य काळामध्ये बोलण्याची परवानगी दिली। एका महत्त्वपूर्ण विषयावर मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो। संपूर्ण देशामध्ये, दक्षिण भारतामध्ये लिंगायत समाजाचं फार मोठं प्रभुत्व आणि सामाजिक काम आपल्याला या ठिकाणी दिसतं। लिंगायत समाजाची स्थापना 12व्या शतकामध्ये संत बसवेश्वरांनी त्या ठिकाणी केली आणि महात्मा बसवेश्वरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यावेळी दीनदलितांना एकत्र करून जातीभेद मिटवत त्यांनी एक संसदेची त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये अनुभव मंडप या नावानं लोकसंसदेची स्थापना केली। या अल्पसंख्याक असणाऱ्या सर्व माझ्या लिंगायत बांधवांची सातत्याने ही मागणी आहे की त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून या ठिकाणी गिनलं जावं आणि अल्पसंख्याक मिळायचं जर असेल तर त्यांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळाल्याशिवाय त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा त्या ठिकाणी मिळू शकत नाही। आणि म्हणूनच माझी या सर्व मागण्यांच्याकडे आपण जर पाहिलं तर निश्चितपणे ब्रिटिश काळामध्ये 1941 पर्यंत हा समाज अल्पसंख्याक म्हणून त्यांचा स्वतंत्र धर्म म्हणून त्यांची या ठिकाणी मान्यता होती, पण आता त्याची मान्यता स्वातंत्र्यानंतर त्या ठिकाणी काढून घेण्यात आली आहे। ह्या सर्व समाज बांधवांना जर मुख्य प्रवाहामध्ये आणायचं झालं तर त्यांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता जी त्यांची मागणी आहे ती न्यायिक मागणी पूर्णत्वासाठी म्हणून योग्य ते निर्णय केंद्र शासनाने घ्यावा ही माझी विनंती। श्री आर.के. सिंह पटेल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अवलंबनीय प्रश्न पर सवाल करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र सहित मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा तथा चित्रकूट में जो है प्रयागराज और कानपुर डिपो से इंडियन ऑयल जो कंपनियां हैं उनसे डीजल और पेट्रोल की सप्लाई टैंकरों द्वारा की जाती है। महोदय, जो कंपनियां वहां से डीजल पेट्रोल भेजती हैं, किंतु बीच में टैंकरों से डीजल निकाल करके उसमें मिलावटी तेल डाल दिया जाता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मिलावटी तेल इस्तेमाल करना पड़ता है। महोदय, ई लॉकिंग सिस्टम उस टैंकरों में दिया गया है,
लेकिन ई लॉकिंग सिस्टम को जो कंपनियों के द्वारा मिली भगत करके और ई लॉकिंग सिस्टम जो मोबाइल में OTP आती है, उस OTP के माध्यम से उसको खोलना चाहिए, लेकिन वो बीच में ही जो टैंकर आते हैं उनको खोल करके मिलावटी तेल दे करके और उनको सप्लाई की जाती है। चित्रकूट जिले में मेरे अभी लगातार कई टैंकर जिनको मैंने जिलाधिकारी महोदय से उनको जांच कराने के लिए कहा और वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अभी भी टैंकर खड़े हुए हैं, लेकिन कंपनियां मिलावटी तेल जो भेजती हैं उससे बात नहीं आ रही, उनको बीच में ही उस सिस्टम को जो है तोड़ दिया जाता है। तो आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ, उन कंपनियों के खिलाफ या जो बिचौलिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हाँ, भगीरथ चौधरी जी। नाम सभापति महोदय जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने मुझे शून्यकाल में मेरे क्षेत्र में ज्वलंत समस्या को उठाने का अवसर दिया। अजमेर संसदीय क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 एवं 79A किशनगढ़ अहमदाबाद पर वर्तमान में 6 लेन हाईवे का निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं यह अंतिम चरण में। गत 3 वर्षों से उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिलोरा, श्रीनगर, दिलवाड़ा, बांदरवाड़ा एवं संजय नगर, बरौल द्वितीय के स्थानीय ग्रामवासी, पशुपालक, किसान एवं अंधेरत बालक बालिकाओं के प्रतिनिधि मंडल मुझे आवास एवं क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उपस्थित होकर स्थानों पर नवीन और ब्रिज एवं आरिवाल पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस उक्त सभी स्थानों पर उक्त निर्माण के अभाव में स्थानीय स्तर पर उक्त वर्गों द्वारा मौके पर जाकर 6 लेन हाईवे निर्माण के कार्य को अवरुद्ध भी किया जा रहा है, क्योंकि उक्त स्थानीय वासियों को प्रतिदिन हाईवे के आर पार दोनों तरफ आवाजाही करनी पड़ती है। इसलिए मानवर मेरा आप सबसे सभापति आपके माध्यम से मेरा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि ये 2 वर्षों से मैं इस बात को बार बार में पत्र के आधार पे भी और मैं बोल रहा हूँ, परंतु आज तक ये जो राजमार्ग है सिलोरा, श्रीनगर, दिलवाड़ा, बांदरवाड़ा, संजय नगर, बरौल द्वितीय, उसमें आरिवाल पुलिया का निर्माण जरूर किया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी एक संकट खड़ा हो रहा है। बार बार वहाँ के ग्रामवासी जाते हैं, सड़क को अवरुद्ध करते हैं और वहाँ हड़ताल भी करते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि यह आरिवाल पुलिया या इसका निर्माण किया जाए। बहुत बहुत श्री दानिश अली जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। आप जानते हैं कि देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा का पहलू खान हो, उत्तर प्रदेश का अखलाक हो, या महाराष्ट्र के अंदर साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई हो, या झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे भारत सरकार को एक डायरेक्शन दिया कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया जाए, लेकिन भारत सरकार सोई हुई है, कानून नहीं बनाया। कुछ प्रदेश सरकारें अगर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना चाहती हैं, कानून पास भी किया है, उन्होंने बिल पास भी किया है और राज्यपाल को भेजा है, तब भी केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर हैं, वो उन मॉब लिंचिंग के खिलाफ बने हुए कानून को जो है अपने अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों झारखंड के अंदर झारखंड की असेंबली ने जो है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास किया। झारखंड सरकार ने दुहाई लगाई गवर्नर के साहब के पास, लेकिन गवर्नर साहब ने काफी दिन रखने के बाद उसको वापस कर दिया। क्या सरकार की नीयत क्या है? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए, तो ना तो केंद्र सरकार कानून बना रही है और ना उन राज्य सरकारों को अनुमति दे रही है जो सरकारें वहां कानून बनाना चाहती हैं। गवर्नर्स के माध्यम से उसको रोका जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर क्या सर मैं और सुरेश जी एक मिनट बोल लेंगे सर, प्लीज 1 मिनट सुरेश जी, 1 मिनट नहीं, या तो आप बोलिए। नहीं, यू आर द लीडर, बोलिए, आप बोलिए। सर नहीं सर, बात यह कि सर मेरा गुजारिश है सदन से कि एमएसएमई सेक्टर की आज हालात बहुत बुरा होते जा रहे हैं। स्मॉल जो इंडस्ट्री है उनका टर्नओवर वो बढ़ाना चाहते हैं 50 करोड़ से कम 100 करोड़, और जो ग्रेजुएटिंग पीरियड है सर
जो 2013 साल में नोटिफिकेशन की चलते 3 साल किया गया था, उसको अभी घटाकर 1 साल किया जा रहे हैं। तो स्मॉल मीडियम सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है, वह कृपया उन्हें सभा पटल पर रखने का